वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़ हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनको आज इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए, जो संरचनात्मक बेरोजगारी है किसी अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक संरचना होती है, आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में अगर हम देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो स्कूटर हैं उनकी मांग एक तरह से क्या है, लोगों के द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए स्कूटर का उत्पादन एक तरह से क्या हो गया, बंद हो गया है। तो स्कूटर का उत्पादन बंद होने से वहां पे जो लोग कार्य कर रहे थे वो जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। वर्तमान समय में जो बाइक हैं, कार हैं, इनकी डिमांड एक तरह से क्या हो गई, बढ़ गई, और स्कूटर की डिमांड कम होने से स्कूटर बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज थी, जो टेक्नोलॉजी थी, जो उद्योग थे, वो एक तरह से बंद हो गए। तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक। तो संरचनात्मक बेरोजगारी मुख्य रूप से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, भारत में वर्तमान में गरीबी मापन का आधार क्या है। गरीबी को मापने के लिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति के द्वारा प्रति महीने में कितना उपभोग किया जाता है, उनका जो मासिक उपभोग है उन पर लोगों के द्वारा कितनी राशि व्यय की जाती हैं, उसके आधार पर जो तेंदुलकर कमेटी थी उनके जो सिफारिशें थी उसके आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्तमान समय में भारत में गरीबी मापन का जो आधार है वो क्या है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मौद्रिक मान। लोगों के द्वारा एक महीने में या प्रतिदिन न्यूनतम कितना उपभोग किया जाता है उस आधार पर गरीबी को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, किसी देश की आर्थिक विकास दर, रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सर्वश्रेष्ठ माप कौन सा है। अब देखिए, किसी भी देश में आर्थिक विकास का स्तर मापना है तो आर्थिक विकास को मापने के लिए जो जीडीपी है, जीएनपी है, इन सभी मापों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा माप, सर्वश्रेष्ठ माप जो है किसको कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, अगर अभी जैसे 2020 चल रहा है, अभी तक भारत में 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, और वर्तमान समय में जैसे 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो भी लागू हैं एक तरह से। तो वित्त आयोग का एक तरह से कार्य क्या होता है, जो भी राशि करों के द्वारा एकत्रित की गई हैं उन राशियों का केंद्र और राज्य, सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा किस प्रकार से होता है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के बीच में राशियों का बंटवारा करना, ये मुख्य कार्य होता है वित्त आयोग का, फाइनेंस कमीशन का। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY का प्रारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें प्रारंभ की गई थी, इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, 2009-2010 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, निम्नलिखित मदों में से कौन से राष्ट्रीय आय खाते में शामिल होते हैं। मतलब कुछ मदें हमको दे रखी हैं, हमको बताना है तो इनमें से किसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। तो गृहिणियों की जो सेवा होती हैं, हाउसवाइफ्स की, उनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। जो आर्थिक लेन देन होते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। तस्करों की जो आय होती है ये एक तरह से गैर कानूनी, इलीगल एक्टिविटी से आय है, इसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो साधु हैं उनकी जो सेवाएं होती हैं उनको भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रात्रिकालीन चौकीदार की जो सेवा होती हैं उसके बदले में उसको मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, इसलिए चौकीदार की जो सेवा होती हैं उसको राष्ट्रीय आय के मूल्य में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 7th, निम्नलिखित में से कौन सी मद भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में सम्मिलित नहीं की जाएगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो देखिए, बैंकिंग पूंजी का जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन ऑफ बैंकिंग कैपिटल, इसको कैपिटल अकाउंट में सम्मिलित किया जाएगा। फिर हमारा है पूंजी का एक पक्षीय हस्तांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये एक तरह से क्या होता है? करंट अकाउंट, जो चालू खाता होता है उसमें सम्मिलित किया जाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी संस्थानों से जो भी ऋण लिया गया है उसको भी पूंजी खाते में सम्मिलित किया जाएगा। केवल पूंजी का जो एक पक्षीय लेन देन होता है, हस्तांतरण, यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे एक देश के द्वारा दूसरे देश को बाढ़ के समय जो सहायता दी गई है, तो इस प्रकार की जो सहायता होती है उनको हम क्या कहते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, एक पक्षीय हस्तांतरण कहते हैं, और इनको करंट अकाउंट में लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 8th, एक वस्तु की कीमत और इसकी मांग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? बिल्कुल सिंपल सा है, वस्तु की कीमत और मांग में किस प्रकार का संबंध होता है? इनवर्स, विपरीत संबंध होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक संबंध हम कह सकते हैं। कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होगी? कम होगी, इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है 9th, कीमत में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस। अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, कीमतों में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होगी तो इसको क्या कहा जाएगा? मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मनी नेशनल इनकम एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। कि देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का कीमत स्तर 10 है और उत्पादन की मात्रा कितनी है? 100 है, तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी यहाँ पर? 1000। अब जो कीमतें हैं वो बढ़कर कितनी हो जाए? जैसे 15 हो जाए, लेकिन उत्पादन की मात्रा माना कि कितनी है? 100 ही है, या हम कम भी ले सकते हैं, माना कि हम 100 ही मान लेते हैं। और अब राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 1000 से बढ़ के कितनी हो गई? 1500। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कारण क्या है? उत्पादन की मात्रा तो स्थिर है, कीमतों में वृद्धि, तो कीमतों में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती तो इसको एक तरह से क्या आ जाएगा? मौद्रिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहा जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 10वां, कृषि के व्यावसायीकरण का तात्पर्य है। कृषि के व्यावसायीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जो बाजार में बेचने के लिए सामान्यतः उत्पादित की जा रही हैं। जिन वस्तुओं को, जिन कृषि फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसको एक तरह से क्या कहा जाएगा? कृषि का व्यावसायीकरण कहा जाएगा। जो नकदी फसलें होती हैं, ठीक है, उसको, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिक्री के लिए अगर फसलों का उत्पादन किया जाता है तो एक तरह से क्या है? कृषि का व्यावसायीकरण। और हमारे जो खाद्यान्न हैं, खाद्यान्नों का उत्पादन अगर किया जाएगा तो इसको व्यावसायीकरण हम नहीं कहते। जैसे कि गेहूं और चावल की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है तो मुख्य रूप से ये हम खाद्य के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जिन फसलों का उत्पादन बिक्री करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है, उनको एक तरह से हम कृषि का व्यावसायीकरण कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 11th, कोटा। कोटा क्या होता है अर्थशास्त्र में, या जिसको हिंदी में एक तरह से क्या कहा जाता है? अभ्यंश। तो अभ्यंश का मतलब क्या होता है कि जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करते हैं तो आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा अगर निश्चित कर दी जाती है तो कितनी मात्रा में हम अधिकतम आयात कर सकते हैं। तो आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का निर्धारण एक तरह से क्या कहा जाता है? कोटा कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। वस्तुओं की आयात की जाने वाली जो मात्रा है उसकी लिमिट, उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाए तो ये कोटा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है 12th, कैनन ऑफ टैक्सेशन।
कराधान के जो सिद्धांत थे वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो देखिए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ ने कराधान के अपने 4 सिद्धांत दिए थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट हमारा है 13th, प्रोटेक्शन, संरक्षण का क्या अर्थ होता है? तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक तरह से बचाना, उनको संरक्षण प्रदान करना। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण। प्रोटेक्शन का मतलब किससे होता है? घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा है, अर्थशास्त्र की समस्या किससे उत्पन्न होती हैं, या अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक समस्या होती है वो क्यों उत्पन्न होती है, उसके क्या कारण हैं? साधनों की बहुलता, या वस्तुओं की कमी, या फिर अधिक आवश्यकता और कम वस्तुएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो आर्थिक समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या जिसको हम कह सकते हैं, वो क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, जबकि उन्हें पूरा करने के लिए जो साधन हैं, वस्तुएं, वो सीमित मात्रा में पाई जाती हैं, कम मात्रा में पाई जाती है। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा है 15th, कृषि आयकर किसके राजस्व का स्रोत है? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो लगाया जाता है वो किसकी रेवेन्यू का सोर्स होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है? तो देखिए, इनकम, जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो जनरली किसकी रेवेन्यू का सोर्स होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सरकारों के अधीन आता है। नेक्स्ट हमारा है 16th, एक निश्चित बिंदु के पश्चात घाटे की वित्त व्यवस्था, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, निश्चित रूप से उत्पन्न करेगी। इसका मतलब ये है कि एक निश्चित सीमा के बाद में यदि अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक भारत में या जो केंद्रीय बैंक होता है उसके द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है 17th, सार्वजनिक बजट में शून्य आधारित बजट को पहली बार कहाँ पेश किया गया था? तो शून्य आधारित बजट के बारे में हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, आप अगर डिटेल में चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो कहाँ पेश किया गया था? 1971 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनके द्वारा अपनाया गया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है 18th, इनमें से कौन सा मिलान सही है? पीली क्रांति, अंडे, बिल्कुल गलत है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों के उत्पादन से है। दूसरा, सुनहरी क्रांति तिलहन के उत्पादन से, ये भी बिल्कुल गलत है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन, जो फलों का उत्पादन है उसको बढ़ाने से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथा मिलान जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए से आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा है 19th, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान संतुलन घाटे को सही कर सकता है, क्योंकि अब देखिए, डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? जब किसी देश के द्वारा अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है, अपनी जो घरेलू मुद्रा है, उसका विदेशी मुद्रा के रूप में अगर मूल्य घटा देता है तो इसको क्या कहा जाता है? डीवैल्यूएशन कहा जाता है। और डीवैल्यूएशन से क्या होता है? हमारे जो निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट, वो सस्ते हो जाते हैं, और जो इम्पोर्ट है वो एक तरह से क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम कि निर्यातों की कीमत कम हो जाती है और घरेलू मुद्रा में जो हम आयात करें उसकी कीमत को एक तरह से क्या करता है? ये बढ़ाता है। इसलिए से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 20वां, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो नाबार्ड में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, जुलाई 1982 में। और भारत सरकार का वर्तमान में जो हिस्सा है इसमें कितना है? 100%।